स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है रूल्स प्रोसीजर जो हम बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो रूल्स एंड प्रोसीजर आप एक ईयर में यूज़ करें वही रूल्स एंड प्रोसीजर आपको दूसरे ईयर में यूज़ करने हैं। ये हम पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ही ये होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम जो रूल्स प्रोसीजर एक ईयर में हो वही रूल्स प्रोसीजर दूसरे ईयर में हो। यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है, अकाउंटिंग रूल्स प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशन शुड बी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व्ड एंड अप्लाइड। जो भी अकाउंटिंग के रूल्स प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यूटी से ही अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ईयर में आप एक अकाउंटिंग रूल अप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप दूसरा रूल अप्लाई कर रहे हो। इस ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती है। और अगर आप 2 ईयर का या फिर 2 इंडस्ट्री का जो रिज़ल्ट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंपैरिजन करना चाहते हो, वो तभी कंपैरिजन किया जा सकता है अगर उसमें आपने सेम रूल्स या कन्वेंशंस अप्लाई किए गए हैं। अगर आपको इसके लिए कीवर्ड्स चाहिए तो मैंने ये हाईलाइटेड लाइन को येलो कलर से डॉट दे दिए, आप इसको एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हम स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टील इंडस्ट्री में 2 ओनर हैं, राम और श्याम। और राम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, फिक्स लाइन मेथड से चार्ज करता है, और जो श्याम है वो चार्ज कर रहा है डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो कंपैरिजन करने में डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी इसलिए होगी क्योंकि दोनों ही डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है एग्जांपल, वो स्टॉक का एग्जांपल दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जो वैल्यू लेस हो। 2 वैल्यूज़ होती हैं इसकी, नेचुरलाइजेबल वैल्यू और एक होती है वैल्यू एट कॉस्ट। अगर एक इंडस्ट्री एक ईयर में जो वैल्यू है वो लेस वैल्यू रिकॉर्ड कर रही है, वेदर वो कॉस्ट की हो या फिर नेचुरलाइजेबल वैल्यू हो, बट नेक्स्ट ईयर वो हाई वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेती है, चाहे वो कॉस्ट की हो या नेचुरलाइजेबल वैल्यू हो, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यही कहते हैं जो रूल्स एंड प्रोसीजर आप एक ईयर में यूज़ करते हैं वही रूल्स एंड प्रोसीजर आप नेक्स्ट ईयर में भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी दिया हुआ है, वर्टिकल कंसिस्टेंसी, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी और थर्ड डायमेंशन कंसिस्टेंसी। वर्टिकल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उस डिपार्टमेंट का रिजल्ट कंपेयर करने के लिए जो डिपार्टमेंट सेम रूल्स प्रोसीजर पिछले साल फॉलो कर रहे थे वही रूल्स एंड प्रोसीजर वो नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉरी 2 फर्म्स हैं, स्टील की फर्म्स हैं, अगर वो सेम बैलेंस शीट प्रोसीजर अपना मैच करना चाहती है तो उनको सेम रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड डायमेंशन का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको सेम इंडस्ट्री का कंपैरिजन करना होता है। इंडस्ट्री फर्म का सम अप होती है, इंडस्ट्री फर्म्स को प्लस करके इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, सपोज करो कि 2 इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं स्टील की, उन दोनों का कंपैरिजन करना है, उसको हम कहते हैं थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप चेंजेस को ख़त्म करें। इसका मतलब होता है आप चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने हैं कि कंसिस्टेंसी रहे आपकी इंडस्ट्री में और कंपैरिजन जो है ईजिली हो सके। नेक्स्ट कन्वेंशन हम पढ़ रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो स्टूडेंट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि अगर आपके कोई भी मटेरियल फैक्ट है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उनको आपने फुली डिस्क्लोज करना है। यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all accounting statements should be prepared honestly and to that end of disclosure of all significant information should be made। ठीक है, जो भी आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो ऑनेस्टली प्रिपेयर होनी चाहिए, उसमें कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और पूरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपराइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका फुल डिस्क्लोजर आपको देना है। ऐसा नहीं है इसमें कुछ बायसनेस हो और जो प्रॉफिट हो उसको लेस शो किया गया हो या स्टॉक की वैल्यू को लेस शो किया गया हो। इसमें जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स फॉलो करके आपने स्टेटमेंट बनानी है वो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए इसका। और इसके लिए आप कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आप लीफो फीफो मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है, अगर जैसे आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट लेस शो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नेक्स्ट ईयर में अगर आपकी कंपनी शायद लॉस में जा रही हो तो आपके ओनर्स जो हैं पिछले साल का प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चाहे ही अच्छी दिख रही हो, लेकिन वो कंपनी लॉस में ही जा रही होगी। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर यूज़ किया जाता है, चाहे आपकी कंपनी लॉस में हो प्रॉफिट में हो। जिस टाइम आपकी कंपनी प्रॉफिट लॉस में ये जिस ईयर में है उसी ईयर की आपने शो करनी है, आप पिछले ईयर का प्रॉफिट भी शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट हमारा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस।
स्टूडेंट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या कहता है कि होने वाले रिस्क्स को आपने पहले ही डिटरमाइन कर लेना और होने वाले प्रॉफिट्स को नज़रअंदाज कर देना। यहाँ पे हमें लाइन भी दी हुई है, इट कंपेल्स द बिजनेसमैन टू वेयर अ रिस्क प्रूफ जैकेट। हमें लास्ट लाइन दी हुई है, रिस्क प्रूफ जैकेट बिजनेसमैन को वेयर करना मतलब कि होने वाले प्रॉफिट्स को नज़रअंदाज कर देना और बिजनेसमैन के लिए एक सेफ़ गेम प्ले करना ताकि वो आने वाले टाइम में अपने जो बिज़नेस को है उसको ग्रो कर सके। स्टूडेंट्स कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आगे हमें क्या एक्सप्लेन करता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट को कभी भी एंटीसिपेट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, बट जितने भी लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर डेट में उनके लिए आपने पहले से ही प्रोविज़न जो है रेडी कर लेनी है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक की एग्जांपल दी है जो मैंने आपको पहले भी दी थी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है और एक उसकी वैल्यू एट कॉस्ट होती है। जो भी वैल्यू कम होती है वही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, अगर कॉस्ट की वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कम है तो कॉस्ट की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपेंसेस होते हैं, उनके एक्सपेंसेस या होने वाले लॉसेस को अपने पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको उनसे कोई इनकम होती है वो तभी रिकॉग्नाइज़ करेंगे जब आपको मिलती है। नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में भी यही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन का उससे अगर आपको कोई इनकम होने वाली है फ्यूचर डेट में तो आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको होगी, लेकिन लॉस अगर होने वाला है उस चीज़ से तो आप पहले से ही उसको उसके लिए प्रोविज़न रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कैश और डिलीवरी ऑन सेल। अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो आप तब आप अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप अपनी इनकम तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको मनी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि अब अगर आप ओवर रिपोर्टिज्म करते हैं, ठीक है, मतलब इस कंसेप्ट को ओवरली यूज़ करते हैं तो ये जो फुल डिस्क्लोजर आपको कंसेप्ट दिया गया है उसको जो है ब्रेक करता है उसके रूल्स को, क्योंकि इसमें आप फुल डिस्क्लोजर चीज़ों का नहीं कर रहे हो, कितना आपको लॉस हो रहा है कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप जस्ट एंटीसिपेट कर रहे हो, सिर्फ लॉसेस को, प्रॉफिट का फुल डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो। तो ये एक तरीके से उन जो कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हो तो उसको भी ये ब्रीच कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब हमें इस कन्वेंशन में क्या दिया हुआ है, एन अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आइटम्स that is the items the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement are disclosed in the financial statement. Convention of materiality कहता है कि अगर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स के डिसीजन को या डेटर्स के डिसीजन को या फिर जो ओनर है कंपनी के उनके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, वेदर समथिंग शुड बी डिस्क्लोज और नॉट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल डिपेंड अपॉन वेदर इट इज़ मटीरियल और नॉट। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज़ करो या ना करो ये मैटर नहीं करती, ये मैटर करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज़ की है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आपने एक्सपेंसेस बेस्ड बास्केट पे किए हैं 10 रुपीज़ के, या फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है कि आपने टैक्स पे किया है और टैक्स की आपने फिगर को नियरेस्ट 10 में राउंड कर दिया, मतलब 9.9 होगी अगर आपका रुपीज़, तो आपने उसको 10 में राउंड कर दिया। इसका मतलब आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, जैसे टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, उसी पे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो है डिपेंड है। तो हमें क्या गिवन है, द टर्म मटेरियलिटी इज़ द सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट से जो मटेरियलिटी कंसेप्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे अब 2 पर्सन्स है, राम एंड श्याम, दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेस बास्केट पे अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, राम के व्यू पॉइंट से शायद वो एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट श्याम के व्यू पॉइंट से शायद लगेगा उसको कि बेस बास्केट पे एक्सपेंसेस किए हैं ₹10 के, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है, द अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड एन आइटम्स एज मटीरियल इवन दो इट इज़ ऑफ स्मॉल अमाउंट इफ इट्स नॉलेज सीम्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स और प्रोपराइटर्स, ठीक है। अकाउंटेंट को जो भी अमाउंट है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए अगर ये डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करती है, प्रोपराइटर्स के डिसीज़न को, इन्वेस्टर्स के डिसीज़न को, ठीक है। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगर कोई भी आइटम आपके 1% रेवेन्यू को इंक्रीज़ करिए तो उसको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट। आई होप आपको ये चारों कन्वेंशन समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।